लतिका बेटे, तुम्हें बेभव सिन्हा बुला रहे हैं। उमा देवी माँ की बात सुनते बर्तन मांजते उसके हाथ रुक गए थे। खूबसूरत चेहरे पर हैरानी फैल गई। भूरी आंखों में नमी झिलमिलाने लगी। सारा दिन उसने बिना आराम किए इस हवेली के तमाम काम निपटाए थे और अब उसे बेभव सिन्हा की बेरहम नजदीकियां भी सहनी थी। अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए उसने नमी को खुद में समेट लिया। हाथ धोकर दुपट्टे से पोंछती वो भावहीन चेहरा लिए पलटी। उमा देवी माँ उसके इस भावहीन चेहरे को दया भरी नजरों से देख रही थी। लतिका यादव के चेहरे पर छाया दुख और उसे और भी सुंदर बना रहा था। ध्यान से जाना बेटा, किसी की नजर में न आना वैभव सिन्हा का आदेश है। उमा देवी माँ रसोई की दहलीज से बाहर जाते हुए उसकी पीठ को देखते हुए बोली। लतिका के बढ़ते हुए कदम रुक गए। फिक्र मत करो माँ, 2 दिनों से किसी को भी खबर नहीं हुई कि हवेली का बेटा एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलाकर अपने मन की इच्छा पूरा करता है। आज भी नहीं होगी, कड़वी मुस्कान के साथ कहते हुए वह अपने कदम लगभग घसीटते हुए हवेली के सबसे शानदार कमरे की ओर बढ़ गई। आ जाओ। दरवाजा खटखटाने के जवाब में अंदर से आती भारी आवाज सुनकर लतिका यादव ने गला सुखाते हुए कुंडी घुमाई। दरवाजा खोलते ही अंधेरे में डूबे कमरे में कदम रखते ही उसकी नजरें कांच की दीवार के पास सोफे पर आराम से आंखें बंद किए लेटे उस व्यक्ति पर पड़ी जो हवेली का चहेता बेटा था। सफेद बनियान में उसका मजबूत सीना और बाजू साफ दिखाई दे रहे थे। भीगे बाल लापरवाही से माथे पर गिरे हुए थे। उंगलियों में सिगरेट और काले पैंट में सिमटा हुआ वैभव सिन्हा उसे देखते ही लतिका यादव के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह नजरें झुकाकर अपने हाथों को मसलते हुए उसके आदेश का इंतजार करने लगी। करीब आओ। वैभव सिन्हा की आवाज पर उसके कदम जैसे भारी हो गए। यह आदमी उसके दिल पर तो राज करता था, लेकिन उसका अंदाजा, उसकी आवाज, उसकी आंखें उसे घबरा देती थी। धीरे धीरे कदम उठाते हुए वो उसके पास पहुंची। मना करने का कोई अधिकार उसके पास नहीं था। पास आते ही वैभव सिन्हा ने झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। वह उसके ऊपर गिर पड़ी। वह करवट लेकर उसे सोफे पर दबाते हुए उसके ऊपर झुक गया। उसकी गहरी आंखें खुली और लतिका यादव के चेहरे को देखने लगा। अचानक इस नजदीकी से लतिका यादव घबरा गई। वैभव सिन्हा की आंखों में नशे और गुस्से की लाली देख उसने उसे पुकारा। देर से क्यों आई? उसकी आवाज कठोर थी। उसकी गर्म सांसें लतिका यादव के चेहरे से टकराकर उसकी त्वचा को जला रही थी। उसके शरीर से आती महंगे परफ्यूम की खुशबू लतिका यादव के होश उड़ा रही थी। मैं बर्तन धो रही थी, रुकती आवाज में उसने जवाब दिया। वैभव सिन्हा ने जबड़ा भींचते हुए उसे घूरा। अब तुम सुबह से पहले इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी और आगे से मेरे बुलाने पर देर नहीं करोगी। उसकी सख्ती पर लतिका यादव ने चुपचाप सिर हिला दिया। वैभव सिन्हा की गहरी निगाहें लतिका यादव के मासूम चेहरे पर उलझ गई। उसकी आंखों की नमी उसे हर बार की तरह आकर्षित कर रही थी। उसकी कांपती होठों की लाली उसके भीतर आग जगा चुकी थी। वह खुद पर काबू खोते हुए उसके होठों पर झुक गया, उसे चूमने लगा। लतिका यादव छटपटा उठी। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। जब उसे सांस लेने में परेशानी हुई तो उसने उसके हाथों पर चोट की। तब जाकर वैभव सिन्हा ने उसे छोड़ा, लेकिन तुरंत ही उसकी गर्दन पर झुक गया। लतिका यादव ने गहरी सांस लेते हुए उसके बालों में हाथ डाल दिया और उसे रोकने की कोशिश की। उसके हाथ उसके सीने पर दबाव बना रहे थे। वैभव सिन्हा ने चेहरा उठाकर उसे गुस्से से देखा। आप हवेली वालों को कब बताएंगे हमारे रिश्ते के बारे में? लतिका यादव ने धीमी आवाज में कहा। उसके चेहरे पर नाराजगी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, जल्दी बता दूंगा। तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस वक्त सिर्फ मेरे पास रहो। उसने उसकी आंखों को चूम लिया। कब तक ऐसा चलेगा वैभव सिन्हा? कब तक शादी के बाद भी मुझे ऐसे छुप कर आना पड़ेगा? दिन में अनजान बन जाना, रात में अपना हक जताना। लतिका यादव की आवाज भर गई। वैभव सिन्हा ने माथे पर बल डालते हुए कहा, जैसे ही माँ की तबीयत ठीक होगी मैं सबको बता दूंगा। तुम मेरी पत्नी हो, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? उसने तुरंत सिर हिलाया। उसे उस पर भरोसा था, तभी तो उसने सब कुछ उसे सौंप दिया था। हिंदू रीति रिवाज से शादी करके अपने जीवन को उसके नाम कर दिया था। वैभव सिन्हा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अब विरोध मत करो, मैं थक चुका हूँ और मेरी थकान दूर करने का एक ही तरीका है तुम। उसकी बात सुनते ही लतिका यादव की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। उसने आंखें बंद कर दी और खुद को उसके हवाले कर दिया। वह जानती थी कि विरोध करने से उसकी शक्ति और बढ़ेगी। वह उसके करीब होता गया। दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई। लतिका यादव उसके साथ होते हुए भी अपनी आने वाले कल के बारे में सोच रही थी। उठो लतिका यादव,
अचानक वैभव सिन्हा ने उसका हाथ पकड़कर उसे जगा दिया। वह घबरा उठी और उसे देखा, जिसके चेहरे पर गुस्सा था। जल्दी कपड़े पहनो और कमरे से निकलो। अगर किसी ने देख लिया तो परेशानी हो जाएगी। उसने घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा। सुबह के 8 बज चुके हैं। लतिका यादव की आंखों में आंसू भर आए। मेरी गलती? उसने हैरानी से पूछा। हाँ, तुम्हारी। उसे सूरज निकलने से पहले जाना चाहिए था। लतिका यादव ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना हाथ छुड़ाया। सारी रात आपने मुझे रोके रखा। मैं भी इंसान हूँ। दिन भर काम करती हूँ। 3 दिन से लगातार मुझे आपकी नजदीकियां सहनी पड़ रही है। नींद भी पूरी नहीं होती। अगर कुछ देर से सो गई तो क्या मेरी गलती है? मैं भी इंसान हूँ वैभव सिन्हा। जब के सारे बंधन टूट गए और वह रोते हुए ऊंची आवाज में चीख उठी। वैभव सिन्हा का गोरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह आगे बढ़ा और उसकी ठोड़ी को कसकर पकड़ लिया। आवाज नीचे रखो लतिका यादव। मैं तुमसे नरमी से बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ऊंची आवाज सहन करूंगा। मेरी नजदीकियां सहना तुम्हारा कर्तव्य है। अपनी राहत के लिए मैं तुम्हें पूरी रात जगाने का अधिकार रखता हूँ। आगे से ये बात मेरे सामने मत कहना। वैभव सिन्हा उसके चेहरे के पास झुकते हुए गुस्से में बोला। उसे झटके से छोड़ दिया। लतिका यादव सिसकते हुए बेजान सी होकर बिस्तर पर औंधे मुंह गिर गई। गलती हो गई मुझसे। मैंने आपसे प्यार कर लिया। आप कहते हैं आपको मुझसे प्यार है। वैभव सिन्हा, ये कैसा प्यार है जिसमें एहसास नहीं, मेरी चिंता नहीं, शादी का पवित्र रिश्ता होने के बावजूद हम ऐसे छुपकर मिलते हैं। लतिका यादव चादर को मुट्ठी में पकड़कर रोते हुए बोली। ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ते वैभव सिन्हा के कदम रुक गए। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। वह पलटा और गुस्से भरी नजरों से उसे लतिका यादव को देखा, जो उसके कुर्ते में लिपटी रो रही थी। अब प्यार हो चुका है तो क्या किया जा सकता है। उठो, कपड़े बदलो और अपने कमरे में जाकर आराम करो। आज तुमसे कोई काम नहीं करवाया जाएगा। अपने गुस्से को काबू में करते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा। लतिका यादव ने सिर उठाकर भीगी आंखों से उसे देखा और धीमी आवाज में पूछा, और इस मेहरबानी की वजह क्या बताएंगे सबको? वो मेरा मसला है। अब जल्दी उठो और जब तक मैं ड्रेसिंग रूम से बाहर आऊं तुम यहाँ से जा चुकी होनी चाहिए। वह सख्त लहजे में कहकर अंदर चला गया। लतिका यादव की आंखों से आंसू बहने लगे। कैसी किस्मत थी उसकी। वह उसके पास था, लेकिन ना कोई प्यार भरी बात, ना अपनापन, सिर्फ सख्ती। उसने उस घमंडी इंसान के साथ घर बसाने के सपने देखे थे, लेकिन उन सपनों का सच ऐसा होगा उसने नहीं सोचा था। आंसू पोंछते हुए अपने कपड़े लेकर बाथरूम की ओर चली गई, क्योंकि उसके बाहर आने से पहले उसे वहां से जाना था। 3 दिन पहले आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वैभव सिन्हा, छोड़िए मुझे। लतिका यादव उसकी मजबूत पकड़ से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए तेज बारिश में चिल्लाई। वैभव सिन्हा ने पलटकर उसकी ठोड़ी पकड़ ली। जहां भी ले जाऊं तुम्हें मेरे साथ आना होगा। वह गुस्से में बोला। लतिका यादव को उसकी उंगलियों का दबाव महसूस हुआ। आखिर एक नौकरानी को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं वैभव सिन्हा? उसने दर्द सहते हुए कहा। वैभव सिन्हा के सीने में जलन और बढ़ गई। मुझसे प्यार करती हो, फिर किसी और के साथ खड़ी क्यों थी? उसने गुस्से से पूछा, लेकिन पकड़ थोड़ी ढीली कर दी। मैं आपकी हवेली में काम करती हूँ। मुझे आपसे प्यार करने का अधिकार नहीं है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। कोई देख लेगा। लतिका यादव की आंखों से आंसू बारिश में मिल गए। तेज बारिश दोनों को पूरी तरह भिगो चुकी थी। लेकिन मुझे अधिकार है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब तुम्हें अपने नाम करने में देर नहीं करूंगा। वह सख्ती से बोला और उसकी ठोड़ी छोड़ दी। लतिका यादव ने हैरानी से उसे देखा। क्या मतलब? आज ही हमारी शादी होगी? अभी इसी समय? उसकी बात सुनकर लतिका यादव हैरान रह गई। उसने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने साथ खींचना शुरू कर दिया और वह जैसे बिना समझे उसके साथ चलती चली गई। पूरा सफेद हवेली में विवेक सिन्हा का परिवार रहता था। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे कमल सिन्हा, जिनकी पत्नी कल्याणी सिन्हा थी, और बेटा वैभव सिन्हा, जो पढ़ाई के लिए लंदन में रहता था। लेकिन कमल सिन्हा का बचपन में ही एक हादसे में निधन हो गया था। छोटा बेटा राजेश सिन्हा था। उनकी पत्नी चैताली देवी और गोद ली हुई बेटी शीना थी। सब चाहते थे कि शीना की शादी वैभव सिन्हा से हो जाए। लतिका यादव की मां गीता देवी इस हवेली में सालों से काम कर रही थी। उसके पिता श्याम यादव एक गरीब किसान थे। जरूरत पड़ने पर गीता देवी अपने पति और बेटी के साथ हवेली के सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। लतिका देवी पढ़ाई के लिए शहर गई थी, लेकिन मां की तबीयत खराब होने पर उसे वापस आना पड़ा। उसने हवेली का सारा काम संभाल लिया। वहीं कल्याणी सिन्हा की तबीयत भी खराब रहती थी, इसलिए उसे हवेली में ही रहना पड़ता था, ताकि जरूरत पड़ने पर वह उनकी सेवा कर सके। सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब वैभव सिन्हा पढ़ाई पूरी करके वापस आया तो पहली नजर में वह लतिका यादव को देखकर उससे प्यार करने लगा
और लतिका यादव भी उसकी ओर खिंचती चली गई। दोनों के बीच कई ऐसे पल आए जब उन्हें अपने प्यार का एहसास हुआ। उसी दिन कुछ लोग लतिका यादव को देखने आए थे। वह जानती थी कि उसका और वैभव सिन्हा का कोई मेल नहीं है, इसलिए वह अपने माता पिता की इच्छा से तैयार होकर उनके सामने बैठी थी। तभी उसे उस लड़के के साथ बात करने के लिए बाहर भेजा गया, लेकिन वो मन से वहां नहीं थी। उसी समय वैभव सिन्हा ने उसे देख लिया और गुस्से में उसकी कलाई पकड़ ली। उसे पता चला था कि लतिका यादव को देखने लोग आए हैं, और ये सुनते ही वह गुस्से से भर गया था। वह सीधे उसके पास पहुंचा और उसे अपने साथ ले गया। उसी समय मौसम बदला, तेज बारिश शुरू हो गई। लतिका यादव, बेटे वैभव सिन्हा तुम्हें कमरे में बुला रहे हैं। उमा देवी माँ के कहने पर रसोई में बैठी लतिका यादव ने अपने आंसू पूछे उमा देवी माँ उसे पास खींचकर गले लगा लिया। सहारा मिलते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। सुबह शादी के बाद वो उसे हवेली छोड़ गया था। एक पल लगा था उसे अपने नाम करने में, और किसी को पता तक नहीं चलने दिया। सुबह से वह हवेली के कामों में खुद को उलझाकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी उमा देवी माँ को सब कुछ बता चुकी थी। गीता देवी की तरह वो भी हवेली की पुरानी नौकरानी थी। उमा देवी माँ उसके पास बैठकर उसे समझाने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। बस करो बेटा, मत रहो, जो होना था हो गया, अब जाओ वरना वैभव सिन्हा नाराज हो जाएंगे। उमा देवी माँ ने उसे अपने से अलग करते हुए उसके आंसू पोंछे और प्यार से कहा, माँ मैंने चाहा था कि हम एक हो जाएं, लेकिन इस तरह नहीं चाहा था। मैं किस तरह पापा और माँ का सामना करूंगी? लतिका यादव ने भर्राई आवाज में पूछा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, वैभव सिन्हा सब ठीक कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस बात को छुपाकर रखना पड़ेगा, नहीं तो हवेली में बड़ा हंगामा हो जाएगा। अब जाओ, देर मत करो। उमा देवी माँ के कहने पर उसने चुपचाप सिर हिलाया और रात के अंधेरे में किसी की नजर से बचते हुए वैभव सिन्हा के कमरे की ओर बढ़ गई। लतिका यादव ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, वैभव सिन्हा ने तुरंत दरवाजा खोलकर उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अंदर खींचकर अपने सामने कर लिया। लतिका घबरा गई और उसे देखने लगी। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी और सामने वैभव सिन्हा की लाल आंखें थी, जिनमें अजीब सा नशा और जुनून था, जिसे उसके शरीर में सिरहन दौड़ गई। चलो इधर आओ, वैभव सिन्हा ने धीमी भारी आवाज से कहते उसे अपनी बाहों में भर लिया और बिस्तर की ओर ले गया। लतिका यादव अंदर तक कांप गई। उसकी उंगलियां वैभव की शर्ट को कसकर पकड़े हुए थी और वह उसे अविश्वास से देख रही थी। वैभव उसे बिस्तर पर लिटाकर उसके ऊपर झुक गया। उसे प्यार भरी लेकिन तीव्र नजरों से देखने लगा। आज मैं बहुत शांत हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सब कुछ पा लिया हो। तुम्हारा मिलना मेरे लिए सुकून है। मेरी सारी बेचैनी खत्म हो गई है, वो धीमी आवाज में बोला। लतिका यादव की धड़कन तेज हो गई। उसकी नजरों की गर्मी उसे बेचैन कर रही थी। तुम मेरी हो, अब तुम्हारे शरीर और तुम्हारी सांसों पर मेरा अधिकार है। मैं तुम्हें छू सकता हूँ। वह उसके चेहरे के पास झुकते हुए बोला और उसके चेहरे पर अपने होंठ फेरने लगा। लतिका यादव की सांसें तेज हो गई। उसने उसकी शर्ट कसकर पकड़ ली और जैसे ही उसके होंठ उसके गाल से होते हुए गर्दन तक पहुंचे, उसने उसे रोकते हुए करवट बदल ली। खुद को संभालने लगी। ये ठीक नहीं है वैभव, उसने हाँफते हुए कहा। वैभव सिन्हा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसमें गलत क्या है? तुम मेरी पत्नी हो और मुझे तुम्हारी जरूरत है, वह उसके पास आते हुए बोला और उसकी कमीज खोलते हुए उसकी कमर को छूने लगा। लतिका यादव सिहर उठी, चादर कसकर पकड़ ली। प्लीज वैभव, ये ठीक नहीं है। हमारी शादी के बारे में किसी को नहीं पता, ऐसे में ये गलत है, उसने टूटती सांसों में कहा। लतिका यादव, तुम्हारा विरोध बेकार है। मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है, मुझे मजबूर मत करो, वह सख्त आवाज में बोला। लतिका यादव की आंखों में आंसू आ गए। मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए, लेकिन अभी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। वह कहते हुए उसकी बात सुने बिना उसके होठों पर झुक गया। वह कब से खुद को रोक रहा था, अब और नहीं रोक सकता था। लतिका की नजदीकी उसकी कमजोरी बन गई थी। उसके दिल में एक अजीब सी चाह उठती रहती थी, जो शांत नहीं होती थी। उसने अपना दिल उसे दिया था। वह अपने भाव खुलकर नहीं दिखा पाता था, लेकिन लतिका के लिए वो बेहद जुनूनी था। सारी रात उसे अपने पास रखकर सुबह के समय उसने उसे जाने दिया। उसके माथे को चूमकर उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा और उसे अपने कमरे से जाने को कह दिया। लतिका यादव चुप हो गई थी। वह उससे प्यार करती थी, लेकिन उसके अंदर एक डर बैठ गया था। उसे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह गीता देवी और श्याम यादव के सामने खुद को दोषी महसूस करने लगी थी। यह सिलसिला बन गया था। वैभव सिन्हा उसे उमा देवी माँ के जरिए बुलाता और पूरी रात अपने पास रखकर सुबह उसे जाने देता।
उन पलों के बाद वैभव सिन्हा का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता था। रात में वो प्यार की बातें करता और सुबह ठंडा और सख्त हो जाता। लतिका यादव धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली ही थी कि सामने आती शीना को देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। शीना की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वह हाथ बांधे उसे घूरने लगी। तुम अंदर क्या कर रही थी? उसने सख्त आवाज में पूछा और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। लतिका यादव घबरा गई। वो मैं वह कुछ बोल ही ना पाई। इतनी सुबह तुम वैभव सिन्हा के कमरे में क्या कर रही थी? सीना ने गुस्से में पूछा। लतिका यादव की सुंदरता और उसका वहां से निकलना सीना को अंदर तक जला गया था। वैभव सिन्हा ने कॉफी मंगवाई थी, वही देने आई थी। लतिका यादव ने बहाना बनाया। सीना ने तिरस्कार से कहा, वैभव सिन्हा को कहो अब और यहाँ से जाओ। आगे से यहाँ नजर मत आना। लतिका यादव ने चुपचाप सिर झुका लिया। तभी उसका दुपट्टा सरक गया और उसकी गर्दन पर पड़े निशान दिख गए। वह घबरा गई और जल्दी से दुपट्टा ठीक करते हुए तेज कदमों से रसोई की ओर चली गई। सीना की गहरी सोच, भारी निगाहें उसे ओझल होने तक उसकी पीठ को देखती रही। सीना वैभव सिन्हा में काफी दिलचस्पी रखती थी, क्योंकि वह जानती थी दादाजी और घर के बाकी लोग उसकी और वैभव सिन्हा की शादी करवाना चाहते हैं। लगभग 1 महीना बीत चुका था। लतिका यादव को अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगे थे। वह अक्सर थकी और कमजोर रहने लगी थी। दूसरे ओर वैभव सिन्हा भी हवेली में नहीं था। वह शहर में किसी काम से पिछले 1 महीने से रुका हुआ था। कल्याणी सिन्हा की तबीयत अब ठीक हो चुकी थी और घर में शीना और वैभव सिन्हा की सगाई की बात भी चलने लगी थी। लतिका यादव इन सब हालात से परेशान हो चुकी थी। पूरे दिन उसे एक पल की भी राहत नहीं मिली थी। उस समय भी वह तेजी से काम करते हुए कल्याणी सिन्हा के लिए सूप बनाकर ट्रे में रखकर रसोई से बाहर निकली ही थी कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे होश खत्म हो रहे हों। ट्रे उसके हाथ से गिर गई और वो बेहोश होकर लाउंज के सबके सामने गिर पड़ी। लाउंज में बैठे दादाजी और राजेश सिन्हा, उसकी पत्नी चैताली देवी तुरंत उठ खड़े हुए। चैताली देवी ने नौकरानी के साथ मिलकर लतिका यादव को सोफे पर लिटाया। उसी समय कल्याणी सिन्हा की डॉक्टर भी वहां आ गई थी। दादाजी के कहने पर उन्होंने लतिका यादव की जांच शुरू की। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। तेज रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी। कुछ पल के बाद उसे होश आया। दादाजी की कड़क आवाज गूंजी, ये किसका बच्चा है लड़की? ये सुनते ही लतिका यादव जैसे जम गई। जो वह सोच रही थी वही सच था। वह मां बनने वाली थी और उसकी कोख में वैभव सिन्हा का बच्चा पल रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। हमने पूछा, जवाब दो। दादाजी गुस्से में बोले, ये किसका बच्चा है? लतिका यादव कांप गई। पूरे लाउंज में उमा देवी माँ और बाकी सब लोग खड़े थे। शीना एक तरफ खड़ी उसे गुस्से से देख रही थी। लतिका यादव समझ नहीं पा रही थी क्या कहे। जवाब दो, दादाजी और जोर से बोले। ये नाजायज बच्चा किसका है? ये सब सुनकर लतिका यादव टूट गई। नाजायज नहीं है दादाजी, मेरा बच्चा नाजायज नहीं है। वह रोते हुए खड़ी हो गई। अगर नाजायज नहीं है तो बताओ इसके पिता का नाम। दादाजी गरजे, किसके साथ गलत संबंध बनाए तुमने? लतिका यादव कांपते हुए बोली, ये गलत नहीं है, मेरा बच्चा सही है। इसका पिता वैभव सिन्हा है। वो पूरी हिम्मत जुटाकर सच बोल गई। ये सुनते ही सब हैरान रह गए। सीना ने गुस्से से उसे देखा। दादाजी गुस्से से बोले, क्या कह रही हो? हमारे पोते पर इल्जाम लगा रही हो? ये इल्जाम नहीं है, यही सच है दादाजी। लतिका यादव रोते हुए बोली, वैभव सिन्हा ने मुझसे शादी की। मैं सच कह रही हूँ, वो मुझसे प्यार करते हैं। उन्होंने कहा था कि जैसे ही कल्याणी सिन्हा की तबीयत ठीक होगी वह सबको बता देंगे। मेरा बच्चा गलत नहीं है, वैभव सिन्हा का बच्चा है और मैं उनकी पत्नी हूँ। वह सबको समझाने की कोशिश कर रही थी। सीना गुस्से से बोली, ये झूठ बोल रही है। अपना पाप छुपाने के लिए वैभव सिन्हा का नाम ले रही है ताकि इस घर की बहू बन जाए। इसे और इसके माँ बाप को यहाँ से निकलवा दीजिए। ये कहीं और गलत काम करके आई है और अब हमारे घर पर इल्जाम लगा रही है। लतिका यादव रोते हुए सिर हिलाती रही। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझ पर विश्वास कीजिए। तभी उसकी नजर दरवाजे की ओर गई और उसने वैभव सिन्हा को देखा। वह दौड़कर उसके पास गई। वैभव सिन्हा, इन्हें बताइए ना, आपने मुझसे शादी की है, हमारा बच्चा गलत नहीं है। वह रोते हुए उसका हाथ पकड़ने लगी। दादाजी गुस्से से बोले, बस करो, ये नाटक बंद करो। अपने गलत काम को छुपाने के लिए हमारे पोते पर आरोप मत लगाओ। इसके माता पिता को बुलाओ। हमें ये लड़की और इससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति इस घर में नहीं चाहिए। ये सुनकर लतिका यादव के आंसू और तेज बहने लगे। उसने एक बार वैभव सिन्हा की ओर देखा और फिर दादाजी के पैरों में बैठ गई। ऐसा मत कीजिए दादाजी,
मुझ पर भरोसा कीजिए, मेरा बच्चा गलत नहीं है। प्लीज बेभव सिन्हा कुछ बोलिए। आप चुप क्यों हैं? आपने ही मुझसे रिश्ता बनाया, आपने ही मुझसे शादी की। प्लीज कुछ कहिए। पूरे लाउंज में सन्नाटा छा गया। राजेश सिन्हा, चैताली देवी, उमा देवी माँ खामोशी से उसे रोते हुए देख रहे थे। सिन्हा की नजरें बेभव सिन्हा पर टिकी थी। बेभव सिन्हा ने सबकी नजरों का दबाव महसूस किया और एक पल के लिए उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसे पता था अब जो वो कहने जा रहा है उससे इस मासूम लड़की की जिंदगी पूरी तरह टूट जाएगी। बकवास बंद करो अपनी। कौन सी शादी? मैंने कोई शादी नहीं की। वैभव सिन्हा अचानक गरज उठा। लतिका यादव ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। उसकी बात सुनते ही वो जैसे पत्थर की हो गई थी। ये इंसान कैसे मुकर सकता था? जो उसे प्यार करने का दावा करता था वही आज सबके सामने उसे बदनाम कर रहा था। लतिका यादव के भीतर गुस्से की लहर उठी। उसे इस वक्त उसी इंसान की जरूरत थी, लेकिन वह तो अपने ही वादे से मुकर गया था। लतिका यादव गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। 3 रातों तक आपने मुझे अपने पास रखा और बिना किसी परवाह किए अपनी जरूरत पूरी की। सुबह होते ही दूर हो जाते थे। लतिका यादव लगभग चिल्ला उठी। उसके बेबाक शब्दों पर वैभव सिन्हा का चेहरा लाल हो गया। उसकी नसें उभर आई। वह गुस्से से उसे देखने लगा। दादाजी, आप उमा देवी माँ से पूछ लीजिए। वो गवाह हैं कि मुझे वैभव सिन्हा के कमरे में भेजा जाता था। मेरे पापा एक गरीब किसान हैं। मैं उनका सामना कैसे करूंगी? इस बच्चे को क्या नाम दूंगी? लतिका यादव रोते हुए बोली। उमा देवी माँ सिर झुकाकर खड़ी रह गई। वह सच जानते हुए भी कुछ नहीं कह सकती थी। दादाजी का चेहरा गुस्से से भर गया। लड़की, चुप हो जाओ और यहाँ से निकल जाओ। हमें तुम और तुम्हारे माँ बाप इस घर में नहीं चाहिए। राजेश, इसे बाहर निकालो, दादाजी ने सख्त आवाज में कहा। लतिका यादव ने जोर से सिर हिलाया। वह कहाँ जाती? उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। उसने बेबस होकर वैभव सिन्हा की ओर देखा, लेकिन तभी उसकी नजर उसके पीछे खड़े अपने माता पिता पर पड़ी, जो उसे अविश्वास से देख रहे थे। उसे लगा जैसे वही मर जाएगी। बाकी लोगों की नजरें वह सह लेती, लेकिन अपने माता पिता की नहीं। वह उनकी ओर बढ़ी। पापा, माँ, उसने दर्द भरी आवाज में पुकारा, लेकिन वह पीछे हट गए। दादाजी, हम इस लड़की से कोई संबंध नहीं रखते। हम इससे रिश्ता तोड़ते हैं, श्याम यादव ने कठोरता से कहा। लतिका यादव अविश्वास में डूब गई। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? वह कांपती आवाज में बोली। यहाँ से चली जाओ, तुमने हमारी इज्जत नहीं रखी। अब हमें बेघर मत करो। उस इंसान के पास जाओ जिसके बच्चे को तुम पेट में लिए हो। श्याम यादव हाथ जोड़कर बोले। लतिका यादव ने गहरी सिसकी ली, आंसू पोंछे और धीरे धीरे वैभव सिन्हा के पास आकर उसके सामने खड़ी हो गई। वैभव सिन्हा उसे बिना भाव के देख रहा था। उसकी आंखें रोने से लाल थी, चेहरा पीला पड़ चुका था, बाल बिखरे हुए थे। वह दयनीय हालत में थी। वैभव सिन्हा का दिल भीतर से टूट रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। आपकी मोहब्बत ने मुझे बर्बाद कर दिया। आपके होते हुए आपके बच्चे को गलत कहा गया। मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए। मेरे अपने भी मुझ पर विश्वास नहीं कर पाए। ये सब आपकी वजह से हुआ है। लतिका यादव बोली। आपका प्यार झूठा था। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे आपसे नफरत है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। आप सब अच्छे लोग हैं। मेरे जैसी लड़की यहाँ नहीं रह सकती। वह आंसू रोकते हुए मुड़ी और हवेली से बाहर चली गई। उसका हर कदम वैभव सिन्हा के दिल पर चोट कर रहा था। वो बिना पीछे देखे चली गई, इस भरोसे के साथ कि भगवान न्याय करेंगे। उसके जाते ही वैभव सिन्हा ने फोन निकाला और किसी को संदेश भेजा और अपने कमरे में चला गया। श्याम यादव और गीता देवी टूटे हुए मन से अपने क्वार्टर की ओर चले गए। राजेश सिन्हा और चैताली देवी भी अपने कमरे में चले गए। सीना मुस्कुरा दी और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। लतिका यादव दुपट्टे से खुद को ढककर सड़क पर चल रही थी। ठंडी हवा उसे कांपने पर मजबूर कर रही थी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह अपने पेट पर हाथ रखे आगे बढ़ रही थी। तभी एक काली गाड़ी उसके पास आकर रुकी। वह घबराकर पीछे हट गई, लेकिन गाड़ी से उतरते आदमी ने उसे पकड़ लिया। उसके मुंह पर बेहोशी का दवा लगा दिया। वह तुरंत बेहोश हो गई। उसे गाड़ी में डालकर ले जाया गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वह कुछ समझ भी नहीं पाई। कमरे में अंधेरा था। वैभव सिन्हा कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसके दिमाग में बस लतिका यादव ही थी। आज उसने अपने ही बच्चे को गलत कहलाते हुए सुना था, अपनी पत्नी को अपमानित होते देखा था और वह कुछ नहीं कर सका। वह मजबूर था। उसने ऐसा कभी नहीं चाहा था, लेकिन उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा ताकि लतिका यादव की इज्जत बचा सके। उसने याद किया जब उसका शादी का कागज हवेली में आया था, सीना के हाथ लग गया था। तभी उसे सब पता चल गया था। सीना वैभव सिन्हा के लिए पागल थी और लतिका यादव को उसकी जिंदगी से हटाना चाहती थी।
उसने लतिका यादव की कुछ गलत तस्वीरें लेकर उसे धमकी दी थी कि अगर उसने लतिका यादव को छोड़ नहीं दिया तो वह उन्हें सबके सामने फैला देगी। इसी डर से वह चुप रहा। लतिका यादव के जाते ही उसने अपने आदमी को उसे सुरक्षित अपने शहर वाले घर में लाने को कहा था। अब वह रास्ता सोच रहा था, तभी वह सीना के कमरे में पहुंचा। सीना बिस्तर पर मोबाइल देख रही थी। उसे देखकर चौंक गई। वैभव सिन्हा लड़खड़ाते कदमों से उसके पास आया। मुझे तुम्हारी जरूरत है सीना, उसने भारी आवाज में कहा। सीना ने उसे हैरानी से देखा। वैभव सिन्हा ने उसके चेहरे से बाल हटाए और उसे देखने लगा। सीना मुस्कुरा दी। तुम अपने होश में नहीं हो, कहने को तो उसका दिल जैसे उछल रहा था, लेकिन वह खुद पर काबू रखते हुए बोली थी, हाँ होश में तो मैं अब आया हूँ। होश में आया तो समझ आया मैं गलत कर रहा था। तुम्हें ठुकराते हुए मैं लतिका यादव से प्यार का दावा करता था। अब वो नहीं है तो समझ आया वह प्यार नहीं था, बस आदत थी या उसकी खूबसूरती थी जो मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। उसका और मेरा कोई मेल नहीं। तुम मेरे लिए बनी हो शीना, नरम आवाज में कहते हुए वह सीना के और करीब गया। सीना के होठों पर ठहरी मुस्कान और गहरी हो गई। वह सांस रोके बेबस सिन्हा की आंखों में अपनी नजरें टिकाए उसकी हर हरकत का इंतजार कर रही थी। क्या तुम आज खुद को मुझे सौंप दोगी? मुझे तुम्हारी जरूरत है। बेबा सिन्हा ने उसके गाल पर हाथ रखते गंभीर आवाज में कहा, मैं तुम्हारी हूँ बेबा। वह शर्माते हुए बोली। उस समय ये भूल चुकी थी कि उनके बीच कोई वैध रिश्ता नहीं है। वैभव सिन्हा ने ये नजदीकी उसके लिए गलत रास्ते की शुरुआत थी, लेकिन वह जिद में आ चुकी थी। वैभव को पाने की जिद। वैभव सिन्हा के होठों पर हल्की मुस्कान आई। अब मैं भी तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो, तो तुम लतिका यादव की तस्वीरें डिलीट कर दो। मैं नहीं चाहता वह अब हमारे बीच रहे। वह अब मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं उसे याद करके अपनी आने वाली जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। वह अब मेरे दिल में नहीं रहती। मैं चाहता हूँ कि वह हर तरह से हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए। शीना वैभव की बात सुनकर सीना कुछ पल उसे देखती रही। देखो मैं जानता हूँ लतिका के साथ मेरे रिश्ते ने तुम्हें तकलीफ दी है, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। अब सिर्फ हम दोनों हैं। हवेली में हमारी सगाई की बात चल रही है। हम एक रिश्ते में बंधने वाले हैं और मैं नहीं चाहता हम अतीत की कोई यादें रखें। वैभव सिन्हा की आवाज बेहद नरम और मीठी थी। आप ठीक कह रहे हैं वैभव, मैं भी अतीत को याद नहीं रखना चाहती। इस फोन में उसकी तस्वीरें हैं, मैं अभी डिलीट करती हूँ। सीना जैसे उसकी थोड़ी सी नरमी पर पूरी तरह बहक गई थी। उसने बिना सोचे समझे मोबाइल उठाया और वैभव के सामने लतिका यादव की सारी तस्वीरें डिलीट कर दी। वैभव सिन्हा ने तस्वीरें देखते हुए अपने जबड़े भींच लिए, लेकिन खुद को संभाले रखा। अब लतिका हमारे बीच नहीं आएगी, सीना मुस्कुराकर बोली। वैभव ने भी हल्का सा सिर हिलाया और अगले ही पल उसे थोड़ा पीछे हटकर जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। सीना का शरीर लड़खड़ा गया, उसका गाल जल उठा। वह हैरानी से उसे देखने लगी। तभी वैभव ने उसकी कलाई जोर से पकड़ ली। धन्यवाद तस्वीरें डिलीट करने के लिए, और सुन लो अब तुम कभी लतिका और मेरे बीच नहीं आओगी। दांत भींचकर कहते हुए वह उसे खींचता हुआ हवेली के हॉल में ले आया, जहां दादाजी और घर के बाकी लोग पहले से मौजूद थे। कल्याणी सिन्हा की तबीयत अब ठीक हो चुकी थी और वह अपने कमरे में आराम कर रही थी। वहीं वैभव सिन्हा ने श्याम यादव और गीता देवी को भी उमा देवी के जरिए बुलवा लिया। उसने सीना को लगभग धक्का देते हुए सबके सामने खड़ा कर दिया। ये क्या कर रहे हो वैभव? राजेश सिन्हा अपनी बेटी को संभालते हुए गुस्से में बोले। माफ कीजिए चाचा, लेकिन आपकी ये गोद ली हुई बेटी उसी लायक है। उसकी वजह से मेरी पत्नी को बदचलन कहा गया, मेरे बच्चे को नाजायज कहा गया और मैं चुप रहा। सिर्फ उसकी वजह से मेरी पत्नी मुझसे नफरत करने लगी और उसे ये घर छोड़कर जाना पड़ा। सिर्फ इसकी वजह से, वैभव गुस्से में बोला। सब लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। क्या कहना चाहते हो वैभव? क्या वह लड़की सच में तुम्हारी पत्नी थी? दादाजी ने हैरानी से पूछा। दादाजी, लतिका यादव मेरी पत्नी है और हमेशा रहेगी। उसके गर्भ में जो बच्चा है वो मेरा है। हमने मंदिर में पूरे हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। अग्नि के साथ फेरे लिए थे, मंगलसूत्र पहनाया था, सिंदूर भरा था और भगवान के सामने एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार किया था। माँ की तबीयत खराब होने की वजह से मैंने ये बात छुपाई थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था उन्हें कोई बड़ा झटका नहीं देना चाहिए। मैं सही समय पर सबको बताना चाहता था, लेकिन इसने सब बिगाड़ दिया। इसने लतिका की गलत तस्वीरें और वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल किया कि मैं उसे छोड़ दूं। उस दिन मुझे मजबूर होकर सबके सामने शादी से इनकार करना पड़ा, वरना ये उसकी इज्जत सोशल मीडिया पर खराब कर देती। और आज ये बिना किसी रिश्ते के मुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही थी। वैभव की बात सुनकर सब स्तब्ध रह गए।
श्याम यादव और गीता देवी रोने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने एक निर्दोष लड़की पर विश्वास नहीं किया। दादाजी दुखी होकर बोले, लेकिन वैभव गलती तुम्हारी भी है। अगर तुम उसे चाहते थे तो हमें बताते, हम खुद तुम्हारी शादी कराते। इस तरह छुपाकर शादी करना सही नहीं था। मुझसे गलती हुई दादाजी। अब मैं अपनी पत्नी को वापस लाने जा रहा हूँ। उससे माफी मांगूंगा। अब दुआ करें वो मुझे माफ कर दे। वैभव की आवाज भर गई। जाओ बेटा, वापस ले आओ। हम सब उससे माफी मांगेंगे। और राजेश, अपनी बेटी को तैयार करो। इसकी शादी इसी हफ्ते हमारे दोस्त के बेटे से होगी, दादाजी ने सख्ती से कहा। मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। सीना चिल्लाते हुए अपने कमरे की ओर भागी। दादाजी ने कड़ी नजर से राजेश सिन्हा की तरफ देखा। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, उन्होंने सिर झुकाकर जवाब दिया। राजेश सिन्हा अपनी पत्नी को इशारा करते हुए सिन्हा के कमरे की तरफ बढ़ गए थे। वैभव सिन्हा ने जैसे ही दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, तभी श्याम यादव ने उसे रोक लिया। बेटा, वो ठीक तो है ना? श्याम यादव चाहे जितना खुद को सख्त दिखाने की कोशिश करते, लेकिन बेटी के लिए चिंता उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। गीता देवी भी नम आंखों से वैभव सिन्हा की तरफ देख रही थी। वह अपने पति के घर में है और सुरक्षित है। वैभव सिन्हा ने उन्हें भरोसा दिलवाया और तेज कदमों से हवेली से बाहर निकल गया। कई दिनों से वह अपनी जान से बढ़कर चाहने वाली लतिका यादव को नहीं देख पाया था। अब वह और इंतजार नहीं कर सकता था। इधर लतिका यादव उस बड़े कमरे की कांच की दीवार के पास खड़ी बाहर बगीचे में खिले फूलों पर पड़ती धूप को देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की ताजगी थी, लेकिन आंखें पूरी तरह खाली थी। जब उसे होश आया था तो वह खुद को उसी बड़े कमरे के मुलायम बिस्तर पर पाई थी और पास खड़ी दो नौकरानियों ने उसके हर सवाल का बस एक ही जवाब दिया था, साहब ने हमें कुछ भी बताने से मना किया है। ये सुनकर वह झुंझला जाती थी। उसके खाने पीने, कपड़ों, हर जरूरत का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। आखिरकार वह थक हार कर हालत के भरोसे खुद को छोड़ चुकी थी। उसे नहीं पता था वह किसके घर में है और कौन उसका इतना ख्याल रख रहा है। बस वह उस इंसान की आभारी थी जिसने उसे सिर छिपाने की जगह दी और उसे अपने बच्चे के साथ भटकने नहीं दिया। कई बार उसके मन में यह ख्याल आता कि शायद ये सब वैभव सिन्हा कर रहा है, लेकिन फिर उसे उसके वो शब्द याद आ जाते जब उसने सबके सामने उसे ठुकरा दिया था और वह अपना सिर झटक देती। दरवाजा खुलने की आवाज से उसकी सोच टूटी, लेकिन वैसे ही खड़ी रही। तभी कमरे में एक तेज मर्दाना खुशबू फैल गई और भारी कदमों की आहट उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसे लगा कोई नौकरानी होगी, लेकिन ये एहसास उसे पलटने पर मजबूर कर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। सामने वैभव सिन्हा खड़ा था। उसकी आंखों में हैरानी भर गई। वह उसे प्यार और पछतावे से देख रहा था। पीछे खड़ी नौकरानी खाना रखकर चुपचाप बाहर चली गई और तभी लतिका यादव को सब समझ में आ गया। इतने दिनों से वह उसी के घर में थी और उसी की देखभाल में जी रही थी। कैसी हो मेरी जान? वैभव सिन्हा ने धीमी आवाज में पूछा। मैं जिंदा हूँ, लतिका यादव ने तड़प कर जवाब दिया। ये तुम्हारा घर है? तुमने मुझे यहाँ कैद किया है? उसने कांपती उंगली उठाकर सवाल किया। हमारा घर है, तुम्हें कहीं और कैसे जाने देता? तुम्हें और अपने बच्चे को कैसे भटकने देता? वैभव सिन्हा उसके करीब आते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर भीगी आवाज में बोला, जैसे तुमने मुझे सबके सामने छोड़ दिया था, जैसे तुमने मुझे अपमानित होने दिया था। लतिका यादव ने उसका हाथ झटकते हुए कहा। वैभव सिन्हा ने सिर हिलाकर फिर से उसका चेहरा थाम लिया। माफ कर दो, मैं मजबूर था। कैसी मजबूरी थी जिसने तुम्हें इतना मजबूर बना दिया कि तुम अपने ही बच्चे को गलत कहलाते देखते रहे, अपनी पत्नी पर झूठे आरोप लगते देखते रहे? कैसे माफ कर दूं मैं? ये गलती नहीं थी, ये पाप था। मेरा बच्चा सही था, मैं गलत नहीं थी। फिर भी सबने मुझे गलत कहा। मेरे अपने माँ बाप ने मुझ पर भरोसा नहीं किया और तुमने मेरा साथ नहीं दिया। तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ा कि तुम्हारे बच्चे को गलत कहा जा रहा है। तुम कहते थे मुझसे प्यार करते हो। क्या यही प्यार था तुम्हारा? झूठा प्यार था तुम्हारा। वह रोते हुए उसके सीने पर हाथ मारते हुए बोली, मैं मजबूर था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाती, तुम्हारी तस्वीरें सबके सामने आ जाती। सीना के पास तुम्हारी गलत तस्वीरें थी। उसे हमारी शादी के बारे में पता चल गया था। उसने मुझे धमकाया था। अगर मैं मना नहीं करता तो वह सब कुछ दुनिया के सामने रख देती। मैं तुम्हें इस तरह बदनाम होते नहीं देख सकता था। मुझे कोई और रास्ता नहीं मिला। मैंने जो किया गलत किया, लेकिन तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए किया। वैभव सिन्हा अपनी आवाज खोलते हुए चिल्लाया। लतिका यादव एकदम शांत हो गई। वह उसे देखती रह गई। जब वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैंने खुद अपनी आंखों से वह तस्वीर देखी थी। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं कैसे तुम्हें बदनाम होने देता?
अपने ही बच्चों के लिए वह शब्द सुनकर मैं हर पल मल रहा था। तुम्हारे लिए सब कुछ सहा, आज सबको बता दिया है कि तुम मेरी पत्नी हो। माफ कर दो मुझे, वापस आ जाओ मेरी जिंदगी में। मैंने तुम्हारी सारी तस्वीरें खत्म कर दी है, बहुत हिम्मत जुटाकर आया हूँ। अगर तुमने ठुकरा दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। उसने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। लतिका यादव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भी घुटनों के बल बैठ गई और उसके हाथ पकड़ लिए। अगर आप मर गए तो मैं भी मर जाऊंगी, उसने भर्राई आवाज में कहा। वैभव सिन्हा ने ना में सिर हिलाया। मुझे माफ कर दो, हवेली वापस चलो, सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, घर का हर सदस्य तुम्हारी राह देख रहा है, सब तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार है। वैभव सिन्हा ने लतिका यादव के चेहरे को प्यार भरी नजरों से देखा। मैं जानती हूँ आप मजबूर थे, आपको कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन मेरे लिए उस दिन को भूलना आसान नहीं। वह डरावना दिन मेरी यादों से कभी नहीं मिट सकता। लतिका यादव ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। वैभव सिन्हा के चेहरे पर हल्की घबराहट आई। वो उसकी बात आगे सुनना चाहता था, लेकिन मैं कोशिश करूंगी भूलने की। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अपने पिता से दूर रहे। सच कहूं तो मैं आपके बिना नहीं रह सकती। प्यार को भूलना आसान नहीं होता। प्यार से नफरत का दिखावा करना भी आसान नहीं है। मैं चाह कर भी आपसे नफरत नहीं कर सकी। आपके शब्दों को याद करके मुझे बहुत दर्द हुआ, लेकिन नफरत कभी नहीं कर पाई। मैंने आपको माफ किया है, अपने बच्चे के लिए और अपने लिए। भूलना आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। सीना ने जो किया उसका भी उसे माफ करती हूँ, क्योंकि मेरा भगवान माफ करने वालों को पसंद करता है। लतिका यादव ने धीमी आवाज में कहा। ये सुनकर जैसे वैभव सिन्हा को पूरी दुनिया मिल गई हो। वे भावनाओं में डूबकर उसे सीने से लगा लिया। धन्यवाद मेरी जान, उसने प्यार से कहा। उसके बालों को चूम लिया। लतिका यादव हल्के से मुस्कुरा दी। पिछले कई दिनों की थकान और उदासी एक पल में खत्म हो गई। वैभव हालातों के आगे मजबूर हो गया था। उसने जो कहा वह गलत था और उसे उसका पछतावा भी था। उसे माफ करने से लतिका के बेचैन दिल को सुकून मिला, क्योंकि उसके दिल में वैभव के लिए प्यार आज भी जिंदा था। और जब उसे ये समझ आया वैभव ने जो कुछ किया वह उसकी इज्जत बचाने के लिए मजबूरी में किया था, तो उसने उसे माफ करने में एक पल भी नहीं लगाया, क्योंकि कभी कभी माफ कर देने से टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाएं।